नाज़रीन आदाब, खास बात उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। चंद्रयान 2 की कामयाब लॉन्चिंग पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसरो को दी मुबारकबाद। कैराना से एसपी रुकन असेंबली नाहिद हसन के मुतनाज़ा बयान का मामला गरमाया। बीजेपी हामी दुकानदारों से सौदा सलफ न खरीदने की थी अपील। न्यूज 18 के हाथ लगा सोनभद्र वाक़े का नया वीडियो। असलहे से लैस प्रधान हामियों ने कैसे बर्पा किया था कहर, देखिए न्यूज 18 पर। मौलाना कल्बी जव्वाद और महमूद प्राचा के खिलाफ थाना चौक में दी गई तहरीर। सुप्रीम कोर्ट के वकील सबोही खान ने लिखवाई रिपोर्ट। मुल्क में मजहबी फासला पैदा करने का लगाया इल्जाम। और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के मुतनाज़ा बयान का मामला। मदारिस व मकातिब के लोगों समेत सियासी सतह पर भी की जा रही है मजम्मत। उत्तर प्रदेश के कैराना से एसपी रुकन असेंबली नाहिद हसन ने मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से वो तनकीद का निशाना बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हामी दुकानदारों से अवाम सौदा सलफ ना खरीदें। रुकन असेंबली नाहिद हसन का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें वो अवाम से अपील कर रहे हैं। उन्होंने शामली के अफसरान और ताजरों को भी बीजेपी हामी जहनियत का बताया है। बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हम जब चीज़ लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जुत्ता बजाया जा रहा है। वहीं कैराना से एसपी के रुकन असेंबली नाहिद हसन के मुतनाज़ा बयान पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। उनके चचा अनवर हसन ने भी रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने नाहिद हसन के बयान की मजम्मत की है। वाज़ेह है कि नाहिद हसन के चचा अनवर हसन कैराना नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं। हमारा तो यह है कि इसमें कैराने में जब से हमारा परिवार जिंदा है, इतने हमारा परिवार हम रहेंगे। इतने ना तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कभी पहले हुई, ना अब हुई और ना होने देंगे, ये हम वादा करते हैं। क्या जो बताया जा रहा है कि विधायक समर्थकों ने नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे थे और प्रशासन ने और नगर पालिका ने वो खाली कराए, तो उससे दिक्कत है? हाँ, ये उससे दिक्कत होगी ना, वो बतावेंगे इस बात को। अब ये तो आए हैं अपना रोटियां सेकें और चिंगारी लगावें और सारे शहर को और उसको दंगों की, उसमें जैसा पहले प्लान का मुद्दा उठाया था, यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। सन 47 में भी कभी यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होया और ना आगे होने देने के, ये हम आपसे वादा करते हैं। मालिक खैर सुख रखे। और हम तो ये कहें भाई, हमें और हमारे भाई की छवि को भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते इस पर दाग ना आने दो। उधर मरकजी वजीर निरंजन ज्योति ने नाहिद हसन के बयान पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ताजिर ताजिर होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। मैं साध्वी निरंजन ज्योति, उनसे हम बात करते हैं। मैम, कैराना के जो विधायक है उनका कहना है कि वे लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, वो बीजेपी समर्थक जो दुकानदार हैं उनसे सामान ना खरीदे। कैसे देखते हैं इसे? मैं तो इतने कह सकती हूँ कि अभी तक तो व्यापारी की कोई जाति नहीं होती थी। व्यापारी व्यापारी होता है, किसान किसान होता है। इस तरह की बयानबाजी करना, मुझे लग रहा है कि व्यापारियों के बीच में एक दीवार खड़ी करना और सौहार्द बिगाड़ने का काम, जिस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं, अच्छा नहीं है। सेल्फ डिफेंस में सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल खरीदने की भी सलाह दी जा रही है। ये जो भी बयानबाजियाँ हो रही हैं, ये देश को तोड़ने के बयान हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसे बयानबाजी करने वालों के ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमसन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। सोनभद्र जमीनी कब्जे का मामला सुर्खियों में है। सोनभद्र वाक़े का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुंभा गांव का है, जब सैकड़ों अफराद लाठी डंडों के साथ जमीन पर कब्जे के लिए पहुंचे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस खूनी खेल में 10 अफराद की मौत हुई थी, जबकि तकरीबन 25 अफराद जख्मी हुए थे। सोनभद्र जमीनी तनाजे पर खूब सियासत भी हो रही है।
मॉब लिंचिंग का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को लाठी डंडे की तरबियत देने के कल्बी जब्बात के हालिया बयान पर हिंदू तंजीमों ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और विश्व हिंदू परिषद दोनों तंजीमों ने कल्बी जब्बात के बयान को मुल्क मुखालिफ बयान करार दिया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ रहने वाले तमाम बाशिंदों की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर हर फिरका अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करने लगेगा तो मुल्क में फिरका वाराना तशद्दुद फैल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने मौलाना कल्बी जब्बात के बयान पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। वीएचपी काशी प्रांत के सरबराह मुकेश ने कहा है कि अगर मुसलमानों की तरफ से असलहे की तरबियत दी गई तो वीएचपी भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। संस्कृति और सभ्यता है वो इसी प्रकार से है ही, लोगों को डरवाना, इस्लाम धर्म की ओर उनको ले आना, और उनकी सभ्यता यही है। हमारी सभ्यता यह नहीं है, पर पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। यह नहीं, कल्बी जब्बात साहब को इसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? भारत में सबको जीने का हक है, सबको सुरक्षा देने का शासन सरकार देती है सुरक्षा। तो अगर हर समुदाय के लोग इस तरह से अपने अपने एक अलग ट्रेनिंग देंगे, एक अलग से कोई एक टीम बनाएंगे जिसके पास हथियार हो या गिरोह बनाएंगे, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको भाई? हम लोग ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, तो अब ज़रूरत कहाँ से पड़ी है? तो कल्बी जब्बात साहब की बात हमें समझ में नहीं आई है, ये तो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वकील सबूही खान ने मौलाना कल्बी जब्बात और महमूद प्राचा के खिलाफ लखनऊ के थाना चौक में तहरीर दी है। उन्होंने मौलाना कल्बी जब्बात और महमूद प्राचा पर मुल्क में मजहबी फासला पैदा करने और सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की फजा कायम करने का इल्जाम लगाया है। देश में धर्म के नाम पे और माइनॉरिटी के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष को दूसरे वर्ग विशेष के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, फियर डाला जा रहा है, वायलेंस के लिए प्रोवोकेट किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ ऑफेंस करने के लिए लोग तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे अगर आप देखें तो आईपीसी में सारे पीनल प्रोविजंस हैं इन सब एक्ट्स के खिलाफ। तो क्लियर कट क्रिमिनल एक्ट्स आप लोग खुल्लम खुल्ला नेशनल टीवी पे कर रहे हैं। उसी के अगेंस्ट मैं कंप्लेन लेके थाने गई हूँ, जिसमें मैं एफआईआर कराऊंगी और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लूंगी। और जो भी इन्होंने बातें करी हैं, मेरी कंप्लेन अगर आपको मैं पूरी तो नहीं पढ़ के बताऊंगी, लेकिन जो इनकी एक्ट्स हैं वो देश में डर, हिंसा, अपराध के लिए उकसाना, देश की अखंडता और एकता के खिलाफ काम करना, कानून को अपने हाथ में लेना, कितनी चीजें मैं मेंशन करूं। गाजियाबाद में मामूली सी बात पर एक तमाशा दिखाने वाले शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। इस शख्स की पिटाई की तस्वीर वायरल हो रही है। इस मामले पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। जैसा कि ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई है और ये इसमें जो चीज़ें सामने थी, जो चीज़ें सामने आई हैं, उनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि एक मदारी जो कि बहुत शराब के नशे में था, 2 बंदर लिए हुए था, वो जब उसे उन बंदरों को छत पे से नीचे उतारने के लिए टेम्पो की छत पे लेके चला था तो कहा गया, तो उसके द्वारा जो लोग थे जिन्होंने कहा उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया, जिस पर कुछ लोगों ने उसके साथ हल्की फुल्की मारपीट की और उसके बाद इन्हें दोनों को तलाश किया गया, दोनों ही नहीं मिले और उसकी तलाश की जा रही है। वो मिलेगा तो इसमें जो भी लिख के दिया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई। मदारिस इस्लामिया मुसलमानों और अयोध्या के तारीखी तनाज़े पर मुसलसल बयान जारी करके फजा खराब करने वाले वसीम रिजवी के एक और बयान ने लोगों को मुश्तिल कर दिया है। सिर्फ मदारिस व मकातिब से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि सियासी जमातों से वाबस्ता लोग भी ये कहने लगे हैं कि वसीम रिजवी जैसे लोग न सिर्फ नफरत फैला रहे हैं बल्कि अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत को भी बदनाम कर रहे हैं। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। ISIS की सिपाही तैयार की जा रहे मदरसा। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के बयानात समाज में कितना जहर घोल रहे हैं, इसका एतराफ अब सभी सियासी जमातें कर रही हैं। बात अगर शिया तबके की करें तो बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि वसीम रिजवी की वजह से पूरा शिया तबका बदनाम हो रहा है। इसी वजह से मारूफ लीडर अमीर हैदर ने
गुज़िश्ता दिनों वसीम रिजवी के खिलाफ बाकायदा इजलास भी मुनक्किद किया था। मौलाना कल्बे जवाद मुसलसल ये कह रहे हैं कि वसीम रिजवी के बयानात समाज और मुल्क के लिए बड़ा खतरा है, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन इसी दरमियान ये बयान भी देखिए। हिंदुस्तान में देवबंदी और वहाबी मदरसे जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए जब भी किसी सूचना के आधार पर वहां रेड पड़ती है तो किताबों की जगह असलहे बरामद हो रहे हैं। आईएसआईएस के सिपाही तैयार किए जा रहे हैं मदरसों में। इन मदरसों को अगर बंद नहीं किया गया, इनकी जगह स्कूल खोलने का इंतजाम नहीं किया गया, तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ये 15-20 साल के बाद आईएसआईएस के सिपाही बन जाएंगे, जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है। ये पहली बार नहीं, अब लोग इन बयानात को सुनने के जैसे आदी हो गया। लेकिन सवाल ये कि जाती मफाद पर मबनी गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी बयानात को रोकने के लिए हुकूमत क्यों पेशरफ्त नहीं कर रही है? चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर हैं कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी से उनको राष्ट्रवादी मान ले और कोई उचित पुरस्कार दे। किसी भी शिक्षण संस्थान को इस प्रकार से अपमानित करना और उसके बारे में इस प्रकार की बात करना, ये उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है। पर मैं इसको सारे मदरसों को इस तरह का दोषी नहीं मानता कि उसमें आतंकवादी ही पढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं या उसमें पल रहे हैं। पता नहीं कौन से ऐसे दबाव में है कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो तालीम के दुश्मन हो गए हैं। ये तो ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं होगा कि जो मदरसों को बिल्कुल बंद करने की बात कर रहा हो। यहाँ तक कि हुकूमत आज की डेट में जो हुकूमत है उसका भी इस तरह का डायरेक्टली कोई इंटेंशन नहीं है, डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम मदरसों को बंद कर देंगे। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी और बाकायदा आपकी आज की डेट में योगी जी, मोदी जी भी ये बात कह रहे हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। जब मदरसे बंद कर देंगे तो कहाँ पे आप कुरान लेकर के आएंगे? बशमूल बीजेपी ये वो लोग हैं जो तस्लीम करते हैं कि वसीम रिजवी न हुकूमत के हमदर्द हैं और न इन्हें मंदिर तामीर से कोई दिलचस्पी है। कभी अयोध्या पर फिल्म बनाकर, कभी उलमा को दहशतगर्द बताकर, तो कभी मदारिस पर इल्जाम लगाकर वो मुट्ठी भर शिद्दत पसंद लोगों की हिमायत हासिल करके खुद को सीबीआई इंक्वायरी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। उधर लखनऊ से हज की परवाजों का सिलसिला जारी है। रोज 4 परवाजें तकरीबन 1200 आजमीन को लेकर जद्दा रवाना हो रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर मोहसिन रजा ने गुज़िश्ता बरस ये वादा किया था कि खादिमुल हुजाज के कोटे में मसाजिद के आइमा, दरगाहों और खानकाहों के ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जो तजुर्बाकार होने के साथ साथ शरीयत की मुकम्मल मालूमात भी रखते हों। इस बार जब हमारे नुमाइंदे ने इनसे वादा पूरा न करने का सबब जानना चाहा तो उन्होंने एक बार फिर मोदी और योगी का कसीदा पढ़कर सवाल को आइंदा साल के लिए टाल दिया। वाज़ेह है कि इस साल भी सरकार के खर्च पर खादिमुल हुज्जाज के कोटे में मदारिस, मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों के लोग नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन ही भेजे जा रहे हैं। खादिमुल हुज्जाज में हमने और मजीद इजाफा भी किया है। आइंदा साल से इस साल शायद 12-13 हमने बढ़ाए भी हैं, 162 के आसपास जा रहे हैं। पहले तो जाते ही नहीं थे, हमारी सरकार ने तो पहल कर दी। तो इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे और योगी जी का भी, क्योंकि योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका भी शुक्रिया हम अदा करेंगे। कम से कम खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं। यूपी में मेरठ के एक किसान खानदान की बेटी और शामली के किसान खानदान की बहू के PCSJ में कामयाबी हासिल करने से मेरठ और शामली के 2 खानदानों में ही नहीं बल्कि दोनों गांवों में खुशी की लहर है। मेरठ के पलहेड़ा गांव की महनाज खान ने PCSJ में कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने गांव और ससुराल का नाम रोशन किया है बल्कि समाज की दूसरी लड़कियों के लिए एक नजीर भी पेश की है। एक रिपोर्ट। PCSJ में कामयाबी हासिल करने वाली मिनहाज खान के वालिद ने महज 8वीं जमात तक तालीम हासिल की, लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता किया। बाबू खान की बेटी महनाज ने न सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि तालीम हासिल करने के मकसद को भी मंजिल तक पहुंचाया। खास बात यह है कि महनाज ने शादी के बाद ये कामयाबी हासिल की।
यही गोल था कि जुडिशरी में जाना है और हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस एंड पेशेंस एंड परसिवरेंस आल्सो इज़ रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। मेरी एजुकेशन BLLB LLM अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपना सफलता का श्रेय फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गॉड अल्लाह को देना चाहूँगी, उसके बाद मेरी फैमिली, दोनों फैमिली, और स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर आज़ाद खान जो मुझे यहाँ से लेके गए थे घर से, जिन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया था। महनाज के ससुर मेहरबान खान बहू की कामयाबी पर बेहद खुश है। मैंने पहले ही से पूछ लिया था क्या करना चाहती है, इसने कहा मुझे तैयारी करनी है PCSJ के लिए है जी, और मुझे कोचिंग करना है इसके लिए। हमने इसे तैयारी के लिए पूछा कहाँ जाना, अलीगढ़, हमने इसको अलीगढ़ भेज दिया और बस हमने तो खाली से कोऑपरेट किया, बाकी तो इसी ने किया है, सब इसका मुकद्दर था। महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि कुछ हट के सोचना चाहिए और कुछ अच्छा सोचो। ये सोचो कि हम इस समाज में आए क्यों हैं, कि क्या पर्पस था हमारा, क्रिएशन क्यों है। शादी के बाद जहां लड़कियां घरेलू जिम्मेदारियों और समाजी दायरों में महदूद होकर रह जाती हैं, वहीं महनाज जैसी बेटियां अब अपने हौसले, जज्बे और मेहनत से दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कटिहार सदर अस्पताल के इंतजामात पर एक मर्तबा फिर सवाल उठे हैं। सदर अस्पताल की लापरवाही से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 60 घंटे गुजर जाने के बाद भी अस्पताल इंतजामिया ने लाश को उठाने की जहमत नहीं उठाई। मीडिया में खबर आने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। तो हमने वहाँ पर पड़ताल लगाई है कि भाई जब ऐसी बात हो गई तो हमको सूचना मिलना चाहिए था, तो बात तो है ये। तो आपको जैसे ही मिला सुबह में हम आए अपना निरीक्षण में, तो देखें कि इसी बात है, सब हम तुरंत उस पर एक्शन में आ गए। हम लोकसभा चुनाव 2019 में तारीखी जीत के बाद लगातार दूसरी मर्तबा इख्तिदार में आई मोदी हुकूमत पार्ट 2 के 50 दिन पूरे हो गए हैं। इन 50 दिनों के कामकाज पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। दूसरी पारी सब पर भारी, नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर का रोडमैप। मोदी सरकार 2 ने मुकम्मल किए 50 दिन। 50 दिनों में मोदी हुकूमत 2 की कई हुसूलियाबियां। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 300 सीटों पर तारीखी जीत हासिल की, जबकि एनडीए को 353 सीटें मिली। भारी अक्सरियत से कामयाब होकर इख्तिदार में वापसी करने वाली मोदी हुकूमत ने अपनी दूसरी मियाद के 50 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस दौरान हुकूमत ने किसानों, छोटे ताजिरों के लिए पेंशन स्कीम, सभी किसानों के लिए PM किसान योजना की तौसीह जैसे कई वादों को पूरा किया है। मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए $5 ट्रिलियन का हदफ रखा है। इस निशाने को पाने के लिए हुकूमत ने देही मईशत पर खास ध्यान दिया है। यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों के नसीब होगा। मोदी हुकूमत पार्ट 2 का बहुत बड़ा मंसूबा है हर घर को पानी पहुंचाना। इस मंसूबे को जमीन पर उतारने के लिए तेजी के साथ काम जारी है। हुकूमत ने हर घर में पीने का साफ पानी मुहैया कराने का भी अहद किया है। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए वजारत जल शक्ति का कयाम अमल में लाया गया है। गांव का नागरिक भी शहर की बराबरी की जिंदगी जीना चाहता है। जो सुविधा शहर को उपलब्ध है वो सुविधा गांव को भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर शहर में बिजली जगमगाती है तो गांव में भी बिजली जगमगानी चाहिए। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों का दिल जीतने और उनका एतमाद हासिल करने की भरपूर कोशिश की है। अक़लियतों के लिए हुकूमत ने खास मंसूबे का ऐलान किया है। हुकूमत ने 5 वर्षों में 5 करोड़ तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। स्कॉलरशिप पाने वालों में निस्फ तादाद लड़कियों की होगी। 72% ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का था अल्पसंख्यक समाज की, वो अब 40 के इर्द गिर्द या 40 या 42 के इर्द गिर्द रहा है, जिससे कि हमें 5 सालों में 0% ड्रॉप आउट रेट करना होगा। और उसके लिए हम 5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप मंत्रालय देने जा रहा है। मोदी हुकूमत ने लाल फीता शाही पर शिकंजा कसा है।
हुकूमत ने अपनी दूसरी मियाद में नौकरशाही के नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। नौकरशाहों को हिदायत दी गई है कि वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इसके जरिए बदउनवानी पर काबू पाने की कोशिश करें। सरकार ने कई नाकारा अफसरों को जबरन रिटायर भी कर दिया है। मोदी हुकूमत खलाई शोबे में भी हिंदुस्तान का लोहा मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार से आज़मीन हज काफी सहूलतों के साथ बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं, लेकिन क्या ये सहूलत बरकरार रहेगी, ये कहना मुश्किल है। दरअसल गया से आज़मीन की परवाज होती है, लेकिन हज का कोटा कभी पूरा नहीं होता है। आज़मीन की कम तादाद से हज कमेटी के सामने ये खतरा लाहिक हो गया है कि लगातार कोटा पूरा नहीं होने से एम्बार्केशन पॉइंट को खत्म किया जा सकता है। 2018 में एम्बार्केशन पॉइंट को खत्म करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन किसी तरह वो मसला हल हो गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में हज का कोटा 12,630 है, लेकिन हज पर जाने वाले आज़मीन की तादाद कोटे के निस्फ हिस्से को भी अबूर नहीं कर पाती। हज कमेटी के सामने ये मसला दरपेश है कि कोटा पूरा नहीं होने से गया का एम्बार्केशन पॉइंट हटाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार के आज़मीन को काफी मुश्किलात हो सकती है। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी रिव्यू कमेटी की कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 एम्बार्केशन पॉइंट होंगे, बाकी छोटे छोटे एम्बार्केशन पॉइंट बंद हो जाएंगे। मगर इंशाल्लाह फिर कोशिश से जितने एम्बार्केशन पॉइंट थे वो अभी चल रहे हैं, मगर वो खतरा अभी भी मंडला रहा है। अब हम लोग अब कोशिश यही करेंगे कि अगर हमारी जो तादाद है 12,000 की, तो अगर हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग खतरे से बाहर हो जाएंगे। जो भी मुस्लिम अदारे हैं हम सारे लोग को इसमें जोड़ करके इंशाल्लाह पूरे बिहार के अंदर कोशिश करेंगे कि हमारा जो कोटा है इंशाल्लाह इस साल हम लोग पूरा करें। पहले बिहार के आज़मीन मुंबई से पानी के जहाज से हज के सफर पर रवाना होते थे। 1996 से बिहार के आज़मीन हवाई जहाज के जरिए कोलकाता से जाने लगे, लेकिन इनकी सहूलत का उस वक्त कोई खास इंतजाम नहीं था। वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे इक़्तिदार में सैयद शाहनवाज हुसैन शहरी हवाबाजी के वजीर बने और शाहनवाज हुसैन ने बिहार के आज़मीन को गया से जाने की सहूलत मुहैया कराई। 2 साल तक आज़मीन गया से गए, फिर इन्हें पटना एयरपोर्ट से दिल्ली होते हुए रवाना किया जाने लगा। इसी दरमियान पटना का हज भवन बनकर तैयार हुआ और बेहतरीन सहूलत के साथ आज़मीन को फिर गया से सीधे बैतुल्लाह भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। एक नजर डालते हैं हालिया बरसों के आदाद-ओ-शुमार पर। 2012 में हज का कोटा 11,320 था, जबकि महज 6,189 आज़मीन सफर हज पर रवाना हुए। 2013 में 11,817 था, जबकि 6,180 आज़मीन बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। साल 2014 में कोटा कम हुआ, 9,334 हज का कोटा था, 6,251 आज़मीन रवाना हुए। 2015 में हज का कोटा पूरा करने के लिए हज कमेटी ने मेहनत की। 9,334 हज का कोटा था, 7,476 आज़मीन रवाना हुए। 2016 में कोटे को बढ़ाया गया, 9,589 कोटा था, 6,553 आज़मीन रवाना हुए। 2017 में कोटे में मजीद इजाफा हुआ, कोटा था 12,125, 6,487 आज़मीन सफर हज पर रवाना हुए। 2018 में 12,630 का कोटा था, जबकि 4,709 आज़मीन ही रवाना हुए। 2019 में 12,630 का कोटा है। अब तक गया से 3,290 आज़मीन रवाना हो चुके हैं और कोलकाता से 1,283 आज़मीन जाने वाले हैं। हज कोटे के मसले को हल करने के लिए हज कमेटी पूरे सूबे की मुस्लिम तंजीमों और मसाजिद के इमाम को बेदारी मुहिम में शिरकत करने का मंसूबा बना रही है। मसाजिद के अइम्मा इकराम हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं, खानकाहों के ज़िम्मेदारान हैं और दिगर मिली तंजीमें हैं। इन तमाम लोगों से हम लोग मदद हासिल करके और बाज़ाब्ता इसकी मुहिम की शुरुआत अभी से हम करेंगे। हज के लिए सबसे पहली ज़रूरतों में से जो बुनियादी ज़रूरत है वो पासपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे हमारे अपने सूबे के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आखिरी वक्त में वो पासपोर्ट के लिए जो है वो फराहम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, तो बहुत से लोग इस वजह से भी रुक जाते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग इश्तिहार के ज़रिए या डोर टू डोर हम लोग कुछ कैंपेन करेंगे। तो ये सब अभी मीटिंग में हम लोग को डिस्कशन करना है हमारे चेयरमैन साहब के साथ। जो डिसाइड होगा इंशाल्लाह उस पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। अगर हज का कोटा पूरा नहीं हुआ और गया एम्बार्केशन पॉइंट को खत्म कर दिया गया तो आज़मीन को कोलकाता में अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी और ऐसे में पटना के हज भवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
आजमीन को हज भवन बनने से काफी राहत हुई है, साथ ही इन्हें काफी सहूलत मिलती है। एम्बार्केशन पॉइंट खत्म होगा तो आजमीन का यहाँ से जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा और साथ ही इनको मिलने वाली सहूलत भी। यही वजह है कि हज कमेटी इस मामले पर बेहद संजीदा हो गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।